किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई मुकदमे का नतीजा। आइए कहानी शुरू करते हैं। वृद्ध वृंदावन सामंत के मरने के बाद उसके दोनों लड़के शिबू और शंभू सामंत रोजमर्रा लड़ते झगड़ते 5-6 महीने एक चौके और एक ही मकान में बने रहे और उसके बाद एक दिन दोनों न्यारे हो गए। गांव के जमींदार स्वयं चौधरी साहब ने आकर दोनों की सम्मिलित खेतीबाड़ी, जमीन जायदाद, बाग तालाब सबका बंटवारा कर दिया। पुराने घर को छोड़कर छोटा भाई शंभू सामंत सामने के तालाब के उधर मिट्टी का घर बनाकर छोटी बहू और बाल बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। सभी चीजों का बंटवारा हो गया, सिर्फ एक छोटे से बांस के झाड़ का हिस्सा न हो सका। कारण शिबू ने आपत्ति करते हुए कहा, चौधरी जी, बांस के झाड़ की मुझे बहुत ही जरूरत है। घर बार सब पुराना हो गया है, छप्पर को फिर से बनवाना है, खूंटी ऊंटी के लिए भी मुझे बांस चाहिए ही। गांव में किससे मांगने जाऊंगा, बताइए। शंभू ने प्रतिवाद के लिए उठकर बड़े भाई के मुंह की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, हा, इन्हीं को खूंटी ऊंटी के लिए बांस की जरूरत होगी और मेरे घर का काम केले के पेड़ से ही चल जाएगा, क्यों? सो नहीं हो सकता चौधरी साहब, बांस के झाड़ के बिना तो, हाँ, मैं कहे देता हूं, मेरा भी काम नहीं चल सकता। मीमांसा यहीं तक होते होते रह गई। लिहाजा यह संपत्ति दोनों की शामिल बनी रही। फल ये हुआ कि शंभू यदि उसकी एक टहनी पर भी हाथ लगाता तो शिबू भैया गंडासा लेकर दौड़ पड़ते, और शिबू की स्त्री कभी बांस के पास पांव रखती तो शंभू लाठी लेकर मारने दौड़ता। उस दिन सवेरे इसी बांस के झाड़ के पीछे दोनों परिवारों में बड़ा भारी दंगा हो गया। षष्ठी देवी की पूजा या ऐसे ही किसी एक देव कार्य के लिए बड़ी बहू गंगामणि को थोड़े से बांस के पत्ते चाहिए थे। गंवई गांव में यह चीज कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी। आसानी से और कहीं से भी पत्ते लिए जा सकते थे, परंतु अपने यहां मौजूद रहते हुए दूसरे के सामने हाथ पसारने में उसे शर्म मालूम हुई। खासकर उसे इस बात का भरोसा था कि देवर अब तक जरूर खलिहान चला गया होगा। छोटी बहू अकेली क्या कर सकती है? मगर मालूम नहीं किस वजह से शंभू को उस दिन खलिहान जाने में देर हो गई थी। वो बासी भात खाकर हाथ मुंह धोना ही चाहता था कि इतने में छोटी बहू तालाब के घाट से गिरते पड़ते भागी आई और उसने पति से सब हाल कह सुनाया। शंभू के हाथ का लोटा वहीं पड़ा रहा, हाथ मुंह धोना जहां का तहां रहा। वो चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जगाता हुआ 3 कुदान में घटनास्थल पर जा पहुंचा और जूठे हाथों से ही उसने भौजाई के हाथ से बांस के पत्ते छीनकर फेंक दिए। साथ ही भौजाई के प्रति ऐसे वाक्य कह डाले जो और चाहे कहीं से भी सीखे हों, पर यह बिना किसी संदेह से कहा जा सकता है कि रामायण के लक्ष्मण चरित्र से हरगिज नहीं सीखे। इधर बड़ी बहू रोती रोती घर पहुंची, तुरंत ही खलिहान में पति के पास खबर भेज दी। शिबू हल छोड़कर हंसिया हाथ में लिए आया और बांस के झाड़ के पास खड़े होकर उसने अनुपस्थित भाई के लिए शस्त्र घुमाते हुए ऐसा शोर मचाना शुरू किया कि चारों तरफ आदमी इकट्ठे हो गए। इससे भी जब अरमान पूरा न हुआ तो वो सीधा जमींदार के यहां नालिश करने पहुंचा और ये कहकर डरा गया कि चौधरी साहब इसका न्याय करें तो ठीक, नहीं तो वो सदर कचहरी में जाकर 1 नंबर का मुकदमा चलाएगा और तब कहीं उसका नाम शिबू सामंत होगा। उधर शंभू बांस के पत्ते छीनने का कर्तव्य पूरा करके तुरंत ही बैल लेकर हल जोतने चला गया। स्त्री के मना करने पर भी उसने सुना नहीं। घर में छोटी बहू अकेली थी। इतने में जेठ जी ने आकर गरज कर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और वीर दर्प के साथ एक तरफा विजय प्राप्त कर चले आए। छोटी बहू होने से वो सब कुछ कानों से सुनकर भी कुछ जवाब न दे सकी। उसने इससे मनस्ताप की और पति के विरुद्ध अप्रसन्नता की सीमा न रही। उसने रसोई घर की तरफ पांव भी न रखा, मुंह उदास करके बरामदे में फैल कर बैठ गई। शिबू के घर भी यही दशा हुई। बड़ी बहू प्रतिज्ञा किए बैठी पति की बाट जो रही है कि या तो इसका कुछ फैसला होना चाहिए, नहीं तो वो इस घर में पानी तक न पिएगी और सीधी अपने मायके को चल देगी।
2 बांस के पत्तों के लिए देवर के हाथ से इतना अपमान। 1.5 पहर दिन चढ़ गया, अभी तक शिबू का कोई पता नहीं। बड़ी बहू छटपटा रही थी, क्या जाने कहीं चौधरी साहब के मकान से सीधे कचहरी तो नहीं चले गए मामला दाखिल करने। इतने में जोर की आहट के साथ बाहर का दरवाजा खुला और शंभू के बड़े लड़के गयाराम ने प्रवेश किया। उसकी उम्र 17 साल की या ऐसी ही कुछ होगी, मगर इस उम्र में भी उसका क्रोध और भाषा उसके बाप को भी लांग गई थी। वो गांव के ही माइनर स्कूल में पढ़ता है। आजकल सवेरे का स्कूल ठहरा, 10:30 बजे ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी। गयाराम जब साल भर का था तभी उसकी मां मर गई थी। उसका बाप शंभू दोबारा शादी करके नई बहू तो घर ले आया, पर इस मां मरे बच्चे को पालने का भार ताई पर ही आ पड़ा, और तब से दोनों भाई जब तक अलग न हुए तब तक उसका भार वही संभालती आई है। विमाता के साथ कभी उसका कोई खास संबंध नहीं रहा, यहां तक कि उनके न्यारे होकर नए मकान में चले जाने पर भी जहां उसकी लाग लग जाती है वहीं वो खा पी लिया करता है। आज वो स्कूल से घर गया, सौतेली मां का मुंह और खाने का इंतजाम देखकर हुताशन के समान प्रज्वलित हो उठा और इस घर में आया। यहां ताई का मुंह देखकर उसकी उस आग में पानी न पड़ा बल्कि मिट्टी का तेल पड़ गया। उसने जरा भी भूमिका न बांधकर कहा, भात दे ताई। ताई ने बात नहीं की, जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। क्रुद्ध गयाराम ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, भात देगी या नहीं देगी सो बता। गंगामणि ने सिर उठाकर मारे गुस्से के गरज कर कहा, तेरे लिए भात रांधे बैठी जो हूं ना सो दे दूं। तेरी सौतेली अम्मा अभागी भात न दे सकी जो यहां आया है फसाद मचाने। गयाराम ने चिल्लाकर कहा, उस अभागी की बात मैं नहीं जानता, तू देगी कि नहीं बता। नहीं देगी तो जाता हूं तेरी सब हंडिया मटकियां तोड़ने। ये कहता हुआ वो भिसौरे के पास जाकर ईंधन के ढेर में से एक लकड़ी उठाकर तेजी से रसोई घर की तरफ चल दिया। ताई डर के मारे जोर से चिल्ला उठी, गया हरामजादे डकैत, ज्यादा उधम किया तो समझ लेना। हां 2 दिन भी तो नहीं हुए, मैंने नई हंडिया मटकियां निकाली हैं, एक भी कोई टूट फूट गई तो तेरे ताऊ से कहकर तेरी टांग न तोड़वा दी तो कहना। हां। गयाराम ने रसोई की सांकल पर हाथ रखा ही था कि सहसा एक नई बात उसे याद आ गई और उसने अपेक्षाकृत शांत भाव में आकर कहा, अच्छा भात नहीं देगी मत दे, जा, मुझे नहीं चाहिए। नदी किनारे बड़ के नीचे बामनों की लड़कियां भर भर टोकरा चिवड़ा मुड़की लेकर जाकर पूजा कर रही हैं। जो मांगता है उसी को दे रही हैं। देख आया हूं, वहीं जाता हूं उनके पास। गंगामणि को उसी वक्त याद आया कि आज अरण्य षष्ठी है और क्षण भर में उसका मिजाज कड़ी से कोमल में उतर आया। फिर भी मुंह का जोर ज्यों का त्यों बनाकर उसने कहा, चला जाना, कैसे जाता है देखूंगी। देखना तब, कहकर गया ने एक फटा अंगोछा उठाकर कमर से लपेट लिया। उसके जाने के लिए तैयार होते ही गंगामणि ने उत्तेजित होकर कहा, आज यदि छठ के दिन दूसरों के यहां से मांग कर खाया तो तेरी क्या दुर्गत करती हूं देखना, अभागे। गया ने जवाब नहीं दिया। रसोई घर में घुसकर वो हथेली भर तेल लेकर सिर पर रगड़ता हुआ जा ही रहा था। इतने में उसकी ताई ने आंगन में आकर डराते हुए कहा, डाकू कहीं के, देवी देवता के साथ गंवारपन, वहां डुबकी लगाकर लौट ना आया तो अच्छा नहीं होगा। कहे देती हूं, आज मैं वैसे ही गुस्से में हूं। मगर गयाराम डरने वाला लड़का ही नहीं, वो सिर्फ दांत निकालकर ताई को ठेंगा दिखाकर भाग गया। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क तक दौड़ी आई और लगी चिल्लाने, आज छठ के दिन किसके लड़के भात खाते हैं जो तू भात खाना चाहता है। पटाली गुड़ के संदेश से, केले से, दूध दही से फलाहार नहीं कर सकता जो तू जा रहा है पराए घर मांग कर खाने। केवट के घर तू ऐसा नवाब पैदा हुआ है। गंगा कुछ दूर जाकर मुड़कर खड़ा हो गया, बोला, तो तूने दिया क्यों नहीं मुंह जली, क्यों कहा कि कुछ नहीं है। गंगामणि गाल पर हाथ रखकर दंग रह गई, बोली, सुनो लड़के की बातें, मैंने कब कहा तुझसे कि कुछ नहीं है। नहाने का ठिकाना नहीं, कुछ बात न चीत, डकैत की तरह घर में घुसा नहीं कि दे भात। भात क्या आज खाया जाता है जो देती। मैं कहती हूं सब कुछ मौजूद है, तू नहा तो आ। गया ने कहा, फलहार तेरा सड़ जाए, रोज रोज अभागी ने लड़ाई झगड़ा करेंगी और रसोई घर की सांकल चढ़ाकर पैर पसार कर बैठ जाएंगी, और मैं
दोपहर बाद सूखा भात खाऊंगा। जाओ, मैं तुम लोगों में से किसी के यहां नहीं खाना चाहता। जाओ, कहकर वो दंदनाता हुआ फिर जाने लगा। ये देखकर गंगामणि वहीं खड़ी खड़ी रोते से स्वर में चिल्लाने लगी, आज छठ के दिन किसी के यहां मांग खाकर असगुन मत कर गया। राजा बेटा कैसा है मेरा, अच्छा तो 4 पैसे दूंगी, सुन तो। गयाराम ने मुंह भी न फेरा, जल्दी से चलता चला गया। चलते चलते कहता गया, नहीं चाहिए मुझे फलाहार, नहीं चाहिए पैसा, तेरे फलाहार पर मैं आदि आदि। उसके आंखों से ओझल हो जाने पर गंगामणि घर लौट आई और मारे दुख और गुस्से के निर्जीव की तरह बरामदे में आकर बैठ गई और गया के इस बुरे बर्ताव से मर्माहत होकर उसकी सौतेली मां को कोसने और गाली देने लगी। उधर नदी की ओर चलते चलते रास्ते में ताई की बातें गया के कानों में गूंजने लगीं। एक तो अच्छे खाने की तरफ स्वभाव से ही उसका लालच था, फिर पटाली गुड़ के संदेश, दूध दही केले, उस पर 4 पैसे दक्षिणा। उसका मन बहुत ही जल्द नर्म होने लगा। नहा धोकर गयाराम बड़ी जोर की भूख लेकर घर लौटा। आंगन में आकर चिल्लाया, फलाहार का सामान जल्दी ले आ ताई, बड़ी जोर की भूख लगी है मुझे, लेकिन पटाली संदेश कम देगी तो आज तुझे ही खा जाऊंगा। गंगामणि गाय की टहल के लिए ग्वाल घर में घुसी ही थी। गया की चिल्लाहट सुनकर मन ही मन अपनी गलती समझ ली। घर में दूध दही चिवड़ा गुड़ तो था ही, पर केले न थे और न पटाली गुड़ के संदेश ही थे। तब तो गया को रोकने के लिए उसे चाहे जैसा लोभ दे दिया, पर अब उन्होंने वहीं से आवाज दी, तब तक तू कपड़े तो बदल, मैं तालाब से हाथ धोकर आती हूं, जल्दी आ। हुक्म चलाकर गया ने कपड़े बदले और वो स्वयं अपने हाथ से आसन बिछा लोटे में पानी रख तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि जल्दी जल्दी हाथ धोकर लौट आई और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होकर बोली, देख तो कैसा राजा बेटा हो गया, बात बात पर गुस्सा करते हैं कहीं। कहती हुई वो भंडार घर से खाने का सामान निकाल लाई। गयाराम ने लम्हे भर में सब सामान देख लिया और तीखे स्वर में पूछा, केले कहाँ हैं? गंगामणि ने इधर उधर करके कहा, ढांकना भूल गई थी बेटा, चूहे सब खा गए, अब एक बिल्ली पाले बिना काम नहीं चलेगा। गया ने हंसकर कहा, चूहे कहीं केले खाते हैं? तेरे यहां थे ही नहीं, कहती क्यों नहीं? गंगामणि ने अचंभे के साथ कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या चूहे केले नहीं खाते? गया ने दही चिवड़ा मिलाते हुए कहा, अच्छा खाते हैं, मुझे केले नहीं चाहिए, पटाली गुड़ के संदेश लिया, कमती मत लाना, कहे देता हूं। ताई फिर भंडार घर में गई और कुछ देर तक झूठ मूठ की हंडिया मटकियां हिलाते हुए डर के साथ बोल उठी, हाय, संदेश भी चूहे खा गए बेटा, रत्ती भर भी नहीं छोड़ा, जाने कब हंडिया का मुंह खुला छोड़ गई, मेरी याद पर पत्थर पड़े। ताई की बात पूरी भी न होने दी, वो एकाएक त्योरियां चढ़ाकर चिल्ला उठा, पटाली गुड़ कहीं चूहे खाते हैं डाइन, मेरे साथ चालाकी, तेरे पास कुछ था ही नहीं तो तूने मुझे बुलाया क्यों? ताई ने बाहर आकर कहा, सच्ची कहती हूं गया। गया उछल कर खड़ा हो गया और फिर बोला, फिर भी कह रही है सच्ची, जा, मैं तेरा कुछ भी नहीं खाना चाहता। कहकर पांव से उसने सब सामान आंगन में फेंक दिया और कहा, अच्छा मैं मजा चखाता हूं, देखना। कहता हुआ ईंधन की लकड़ी उठाकर भंडार घर की तरफ लपका। गंगामणि हैं करती हुई उसके पास जा पहुंची, लेकिन पल भर में क्रुद्ध गयाराम ने हंडिया मटकियां सब तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी और उसे रोकने में ताई के हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ गई। ठीक इसी समय शिबू जमींदार के यहां से वापस आया। शोरगुल सुनकर उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या बात है। गंगामणि पति की आवाज सुनते ही रो उठी और गयाराम हाथ की लकड़ी फेंककर सरपट भाग खड़ा हुआ। शिबू ने गुस्से भरी आवाज में पूछा, बात क्या है? गंगामणि ने रोते हुए कहा, गया मेरा सर बस तोड़ फोड़कर हाथ में लकड़ी मारकर भाग गया है, ये देखो हाथ सूज गया। कहकर उसने पति को अपना हाथ दिखलाया। शिबू के पीछे उसका छोटा साला था। होशियार और पढ़ा लिखा होने से जमींदार के यहां जाते वक्त शिबू उसे परले मोहल्ले से बुलाकर अपने साथ ले गया था। उसने कहा, सामंत साहब, ये सब छोटे सामंत की कारसाजी है, लड़के को भेजकर उसी ने ये काम करवाया है, क्यों जीजी, यही बात है ना? गंगामणि का इस समय कलेजा जल रहा था। उसने उसी वक्त सिर हिलाकर कहा, ठीक है भैया, उसी मुंह जले लड़के को सिखाकर मुझे मार दिलाई है, इसका कुछ जरूर होना चाहिए, नहीं तो मैं रस्सी लगाकर मर जाऊंगी।
इतनी अबेर हो चुकी थी। अब तक शिबू का नहाना खाना कुछ भी नहीं हुआ था। जमींदार के यहां से भी न्याय नहीं हुआ। उस पर घर पर कदम रखते न रखते ये एक नया कांड। अब तो उसे हित अहित का भी ज्ञान न रहा। उसने एक बड़ी भारी कसम खाकर कहा, ये लो, मैं चला अब सीधे थाने को। दरोगा के पास इसका नतीजा न चखाया तो मैं वृंदावन सामंत का लड़का ही नहीं। उसका साला पढ़ा लिखा आदमी था और गया से उसकी पहले से ही दुश्मनी थी। उसने कहा, कानूनन ये अनाधिकार प्रवेश है। लाठी लेकर किसी के घर पर चढ़ आना, चीज बस्त तोड़ना, औरतों पर हाथ उठाना, इसकी सजा है 6 महीने की कैद। सामंत साहब, तुम कमर कस के खड़े हो जाओ, फिर मैं दिखा दूंगा कि बाप बेटे दोनों कैसे एक साथ जेल में ठूंसे जाते हैं। शिबू फिर किसी बात की दुविधा न करके साले का हाथ पकड़ सीधा चल दिया थाने को। गंगामणि को सबसे ज्यादा गुस्सा था देवर और छोटी बहू पर। वो इसी बात को लेकर एक जबरदस्त तूफान खड़ा करने की गर्ज से अपने दरवाजे पर सांकल चढ़ाकर और हाथ में जलाने की एक लकड़ी लेकर शंभू के आंगन में जाकर खड़ी हो गई। ऊंचे स्वर में बोली, क्यों जी छोटे लाला, लड़के से मुझे मार खिलवाओगे? अब बाप बेटे एक साथ हाजत में आओ। शंभू अभी हाल ही अपने इस दूसरे विवाह के लड़के के साथ फलाहार करके उठा था। भौजाई की मूर्ति और उसके हाथ में जलती लकड़ी देखकर हतबुद्धि सा खड़ा रह गया। बोला, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। गंगामणि ने मुंह बनाकर जवाब दिया, ज्यादा छिंदराओ मत, रहने दो, दरोगा साहब आ रहे हैं, उनके सामने कहना कुछ नहीं मालूम। छोटी बहू घर से निकलकर एक खंबे के सहारे चुपचाप खड़ी हो गई। शंभू भीतर ही भीतर डर गया। उसने गंगामणि के पास आकर एक हाथ थाम कर कहा, अपनी कसम खाता हूं बड़ी बहू, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। बात सच्ची है, इस बात को बड़ी बहू खुद भी जानती थी, परंतु तब उदारता का समय नहीं था। उसने शंभू के मुंह पर ही उस पर 16 आने दोष लादकर झूठ सच मिलाकर गयाराम की करतूत का बखान किया। इस लड़के को जो जानते हैं उनके लिए इस घटना पर अविश्वास करना कठिन था। स्वल्प भाषिणी छोटी बहू ने अब अपना मुंह खोला। अपने पति से कहा, कैसी भाई, जैसा कहा था हो न गया? कितने दिन से कह रही हूं ओ जी, उस डाकू को घर में मत घूमने दो, तुम्हारे छोटे बच्चे को नाहक मार मार कर किसी दिन खून कर डालेगा, तो ध्यान में ही नहीं लेते। अब मेरी बात पक्की हो गई ना? शंभू ने विनय के साथ गंगामणि से कहा, तुम्हें मेरी कसम है भाभी, भैया सचमुच ही थाने चले गए क्या? देवर के करुण कंठ स्वर से कुछ नरम होकर बड़ी बहू ने जोर देते हुए कहा, तुम्हारी कसम लाला जी गए हैं, संग में हमारा पंचू भी गया है। शंभू बहुत ही डर गया। छोटी बहू पति को लक्ष्य करके कहने लगी, रोज रोज कहा करती हूं जीजी, नदी के उस पास सरकारी पुल बन रहा है, कितने ही लोग काम करने जाते हैं, वहीं ले जाकर उसे भी काम में लगा दो। वे चाबुक लगाएंगे और काम लेंगे, भागने का कोई रास्ता ही नहीं, 2 दिन में सीधा हो जाएगा। सो तो नहीं, स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने को, लड़का जैसे वकील मुख्तार ही हो जाएगा। शंभू ने कातर कंठ से कहा, अरे वहां क्या यूं ही नहीं भेजा? सभी क्या वहां से घर लौट पाते हैं? आधे आदमी तो मिट्टी में दबकर न जाने कहां चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। छोटी बहू ने कहा, बाप बेटा मिलकर कैद भुगतो जाकर। बड़ी बहू चुप रही। शंभू ने फिर उसका हाथ थाम कर कहा, मैं कल ही छोकरे को ले जाकर पांचरा के पुल पर काम में लगा दूंगा भाभी, भैया को किसी तरह ठंडा कर लो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी स्त्री ने कहा, लड़ाई झगड़ा तो सब उस धींगड़े के पीछे ही होता है, तुमसे भी तो कितनी ही बार कहा है जीजी, उसे घर में घुसने मत दिया करो, ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। मैं कुछ कहती नहीं इसी से, नहीं तो पिछले महीने तुम्हारे यहां रात को मर्तबान केले की गहर कौन तोड़ लाया था? इसी डकैत का काम था। जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडे बिना काम थोड़े ही चलता है। पुल के काम पर भेज दो, मोहल्ला सुख की नींद सोवेगा। शंभू ने मां की कसम खाकर कहा कि कल जैसे होगा वैसे ही लड़के को गांव से बाहर निकालकर तब वो पानी पिएगा। गंगामणि इस बात पर भी कुछ नहीं बोली, हाथ की लकड़ी फेंक कर चुपचाप घर चली गई। पति भाई अभी तक किसी ने मुंह में पानी नहीं दिया। तीसरे पहर वो विषण्ण मुख से उन्हीं को खाना खिलाने की तैयारी कर रही थी। इतने में इधर उधर झांकते हुए गयाराम ने प्रवेश किया।
यह जानकर कि घर में और कोई नहीं है, उसने साहस के साथ ताई के एक कदम पीछे जाकर कहा, ताई। ताई चौंक पड़ी मगर बोली नहीं। गयाराम पास ही थका हुआ सा धप से बैठ गया। बोला, अच्छा जो कुछ है वही दे, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। खाने की बात सुनकर गंगामणि का शांत क्रोध फिर से धधक उठा। उन्होंने गया की तरफ बिना देखे ही गुस्से के साथ कहा, बेहया जलमुहा, फिर मेरे पास आया, भूख लगी, दूर हो, निकल यहां से। गया ने कहा, निकल जाऊं तेरे कहने से? ताई ने डांट कर कहा, हरामजादे, पाजी, मैं अब दूंगी तुझे खाना। गया ने कहा, तू नहीं देगी तो कौन देगा? क्यों तू चूहे का नाम लेकर झूठ बोली? क्यों अच्छी तरह नहीं कहा कि बेटा इसी से खा ले? आज और कुछ नहीं है, तब तो मुझे गुस्सा नहीं आता। देना जल्दी डाइन, मेरा पेट तो जला जाता है। ताई कुछ देर मौन रहकर मन ही मन जरा नरम होकर बोली, पेट जल रहा है तो अपनी सौतेली मां के पास जा। सौतेली मां का नाम सुनते ही पल भर में गया आग बबूला हो उठा। बोला, उस अभागिन का अब मैं मुंह नहीं देखूंगा। मैं तो सिर्फ मछली पकड़ने का कांटा लेने गया था, सो कहती है निकल निकल, अब जा, जेल का भात खाने जा। मैंने कहा, मैं तेरा भात खाने नहीं आया, मैं जाता हूं ताई के पास। मुंह जली कैसी शैतान है, उसी ने जाकर इतनी उल्टी सीधी भिड़ाई है, तभी तो बाबूजी ने आकर तेरे हाथ से पत्ते छीने थे। इतना कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और कहा, डाइन, तू अपने आप पत्ते लाने क्यों गई? झूठ मूठ को जाकर अपनी इज्जत आप खोई, मुझसे क्यों नहीं कह दिया? उस बांस के झाड़ में आग लगाकर मैंने सबका सब न जला दिया तो मेरा नाम नहीं, देख लेना। उस अभागी ने मुझसे क्या कहा जानती हो ताई? कहा है तेरी ताई ने थाने में खबर दी है, दरोगा आकर तुझे बांध ले जाएगा, जेल में ठूंस देगा। सुन लिया भागी की बात? गंगामणि ने कहा, तेरे ताऊ पंचू को साथ लेकर थाने को ही गए हैं, तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है? इतनी हिम्मत तेरी? पंचू मामा को गया बिल्कुल ही देख नहीं सकता था, वो भी इसमें शामिल हुआ है सुनकर उसके आग सी लग गई। बोला, क्यों तू गुस्से के बखत मुझे रोकने दौड़ी थी? गंगामणि ने कहा, इसलिए तू मुझे मारेगा? क्यों? अब जा, हवालात में बंद रहना जाकर। गया ने ठेंगा दिखाकर कहा, तू मुझे हवालात में देगी? दे ना, देकर जरा मजा देखना, आप ही रो रो कर मर मिटेगी, मेरा क्या होगा? गंगामणि ने कहा, मेरी बला रोती है, जा मेरे सामने से चला जा, दुश्मन कहीं के। गया ने चिल्लाकर कहा, तू पहले खाने को देना, तब तो जाऊंगा। भोर में उठकर 2 दाने मुरमुरों के ही तो खाए थे, भूख नहीं लगती मुझे? गंगामणि कुछ कहना ही चाहती थी, इतने में शिब्बू पंचू के साथ थाने से लौट आया और गया पर निगाह पड़ते ही वो बारूद की तरह जल उठा। बोला, हरामजादे, पाजी कहीं के, फिर मेरे घर में आ घुसा, निकल निकल यहां से। पंचू, पकड़ तो सुअर को। बिजली की तरह गया राम दरवाजे से भाग खड़ा हुआ, चिल्लाता हुआ कह गया, पंचुआ साले की टांग न तोड़ दी तो मेरा नाम नहीं। पलक मारते ही इतनी बातें हो गई, गंगामणि को जबान हिलाने का भी मौका नहीं मिला। क्रोध में भरे हुए शिबू ने अपनी स्त्री से कहा, तेरी शय पाकर ही तो ऐसा हो गया है, अब आइंदा कभी हरामजादे को घर में घुसने दिया तो तुझे बड़ी भारी कसम है। जीजी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारा ही सत्यानाश होगा। कब रात बिरात में कहीं छिपकर टांग पर लाठी मार दे, कोई ठीक है? शिबू ने कहा, कल सवेरे ही अगर पुलिस पियादे लाकर उसे न बंधवाया तो मेरा आदि आदि। गंगामणि पत्थर सी बैठ रही, एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। डरपोक पंचू उस दिन रात को घर नहीं आया, वहीं पर सो रहा। दूसरे दिन करीब 10 बजे दरोगा साहब बाकायदा दक्षिणा आदि लेकर पालकी पर सवार होकर 2 कोस चलकर कांस्टेबल और चौकीदारों के साथ मौके पर तहकीकात करने पहुंचे। बिना अधिकार के प्रवेश, चीज बस्त का नुकसान, जलती लकड़ी से औरतों को मारना वगैरह वगैरह बड़ी धाराओं के अभियोग थे। गांव भर में बड़ी भारी हलचल सी मच गई। मुख्य अभियुक्त गयाराम था, उसे तरकीब के साथ पकड़ लाया गया। वो पुलिस कांस्टेबल चौकीदार वगैरह को देखते ही रो दिया। बोला, मुझे कोई फूटी आंख नहीं देख सकते, इसी से ये मुझे हवालात में देना चाहते हैं। दरोगा वृद्ध आदमी थे, उन्होंने अभियुक्त की उम्र और रोना देखकर दयार्द्र चित्त से पूछा, तुमको कोई प्यार नहीं करता गयाराम? गया ने कहा, सिर्फ मेरी ताई मुझे प्यार करती है और कोई नहीं,
दरोगा ने पूछा, तो फिर ताई को मारा क्यों? गया ने कहा, नहीं, मारा नहीं। गंगामणि किवाड़ों की ओट में खड़ी थी। उस तरफ देखकर बोला, तुझे मैंने कब मारा है ताई? पंचू पास ही बैठा था। उसने जरा कटाक्ष से देखकर कहा, जी, हुजूर पूछ रहे हैं, सच बता, सच बात करना। उसने कल दोपहर को मकान में घुसकर लकड़ी से तुम्हें नहीं मारा था? धर्मावतार के सामने झूठ मत बोलना। गंगामणि ने अस्पष्ट आवाज में जो कुछ कहा, पंचू ने उसी को स्पष्ट स्वर में दोहरा दिया। हां हुजूर, मेरी जीजी कहती है उसने मारा। गया आग बबूला होकर चिल्ला उठा, देख पंचुआ, तेरा पैर न तोड़ दिया तो? गुस्से में उसकी बात पूरी न हो पाई और वो रो दिया। पंचू उत्तेजित हो बोल उठा, देख लिया हुजूर, देखा आपने, हुजूर के सामने ही कह रहा है पैर तोड़ देगा। हुजूर के पीठ पीछे तो खून कर सकता है, उसे बांधने का हुक्म दिया जाए हुजूर। दरोगा सिर्फ जरा मुस्कुराए। गया ने आंखें पोंछते हुए कहा, मेरी अम्मा नहीं है, इसी से, नहीं तो। अब की बार भी उसकी बात पूरी न हो पाई। जिस मां की उसे याद तक नहीं, याद करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, आज आफत के दिन अकस्मात उसी को याद करके वो झरझर आंसू बहाता हुआ रोने लगा। दूसरे अभियुक्त शंभू के खिलाफ कोई बात साबित ही नहीं हुई। दरोगा साहब अदालत में नालिश करने का हुक्म देकर रिपोर्ट लेकर चले गए। पंचू ने मामला चलाने और बाकायदा उसकी तदबीर करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वो चारों तरफ इस बात का ढिंढोरा सा पीटता फिरा कि उसकी बहन को बुरी तरह मारने के कसूर पर गया को कड़ी सजा हो जाएगी। परंतु गया बिल्कुल लापता है। पास पड़ोस के लोग शिबू के इस आचरण की अत्यंत निंदा करने लगे। शिबू उनसे लड़ता फिरने लगा, लेकिन उसकी स्त्री बिल्कुल चुपचाप है। उस दिन गया की एक दूर के नाते की मौसी खबर पाकर शिबू के घर आई और उसकी स्त्री को जैसी मन में आई भला बुरा खरा खोटा सुनाकर चली गई, मगर गंगामणि बिल्कुल मौन बनी रही। शिबू ने पड़ोसी से सब सुनकर गुस्से के साथ अपनी स्त्री से कहा, तू चुपचाप सब सुनती रही, कुछ जवाब नहीं दिया गया? शिबू की स्त्री ने कहा, नहीं। शिबू ने कहा, मैं घर होता तो उस लुगाई को झाड़ू मारकर विदा करता। स्त्री ने कहा, तो आज से तुम घर ही में बैठे रहा करो और कहीं न जाया करो। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। उस दिन दोपहर को शिबू घर पर नहीं था। शंभू आकर बांस के झाड़ से कई एक बांस काट कर ले गया। आवाज सुनकर शिबू की स्त्री ने बाहर आकर अपनी आंखों से सब देखा, परंतु रोकना तो दूर रहा। आज वो पास तक नहीं फटकी, चुपचाप घर लौट आई। 2 दिन बाद शिबू को पता लगा तो वो उछलने लगा। स्त्री से आकर बोला, तेरे क्या कान फूट गए हैं? घर के बगल से वो बांस काट कर ले गया और तुझे कुछ मालूम ही नहीं? स्त्री ने कहा, क्यों मालूम क्यों नहीं होगा? मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। शिबू ने क्रुद्ध होकर कहा, तो भी तूने मुझसे नहीं कहा? गंगामणि ने कहा, कहती क्या, बांस का झाड़ क्या तुम्हारा अकेले का है? लाला जी का उसमें हिस्सा नहीं है? शिबू मारे आश्चर्य के दंग रह गया। बोला, तेरा क्या माथा खराब हो गया है? उस दिन शाम के बाद पंचू सदर कचहरी से लौटकर हारा थका सा धप से आकर बैठ गया। शिबू गाय बैलों के लिए कड़वी कूट रहा था। अंधेरे में उसके मुंह और आंखों की मुस्कुराहट पर उसकी निगाह नहीं पड़ी। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? पंचू ने गंभीरता के साथ जरा हंसते हुए कहा, पंचू के रहते जो होना चाहिए वही हुआ। वारंट निकलवाकर तब कहीं आ रहा हूं, अब वो है कहां, मालूम होते ही बस। शिबू को न जाने कैसे एक जिद सी सवार हो गई थी। उसने कहा, चाहे जितना खर्च हो जाए, लौंडे को एक बार पकड़वाना ही है, उसे जेल ठुसवाकर तब मैं और काम करूंगा। इसके बाद दोनों में तरह तरह की सलाहें होने लगी। रात के 11 बज गए, पर भीतर से खाने का तकाजा न आते देख शिबू को आश्चर्य हुआ। उसने रसोई घर में जाकर देखा, बिल्कुल अंधकार है। सोने की कोठरी में जाकर देखा, स्त्री जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही है। क्रोध और आश्चर्य से उसने पूछा, खाने को हो गया? खाने को हो गया तो हमें बुलाया क्यों नहीं? गंगामणि ने धीरे से करवट लेते हुए कहा, किसने बनाया है जो हो गया? शिबू ने कड़क कर पूछा, बनाया ही नहीं अभी तक? गंगामणि ने कहा,
नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, आज मुझसे नहीं बनेगा। मारे भूख के शिबू की नाड़ी तक जल रही थी। उससे अब सहा नहीं गया। पड़ी हुई स्त्री की पीठ पर उसने एक लात जमाते हुए कहा, आजकल रोज ही तबीयत खराब रहती है, नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जा, निकल जा घर से। गंगामणि न तो कुछ बोली ही और न उठकर बैठी। जैसी पड़ी हुई थी वैसी ही पड़ी रही। उस दिन रात को साले बहनोई किसी ने भी कुछ नहीं खाया। सवेरे देखा गया गंगामणि घर में नहीं है। इधर उधर कुछ देर ढूंढने ढांढने के बाद पंचू ने कहा, जीजी जरूर हमारे यहां चली गई होगी। स्त्री के इस तरह के आकस्मिक परिवर्तन के कारण शिबू भीतर ही भीतर समझ गया था। इसी से एक ओर उसकी झुंझलाहट जैसे उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। नालिश मुकदमे की तरफ झुकाव भी वैसे ही धीरे धीरे घटने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा, चूल्हे में जाए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। शाम को खबर मिली कि गंगामणि मां के घर भी नहीं गई। पंचू ने भरोसा देकर कहा, तो फिर बुआ के घर चली गई। उसकी एक बुआ धनी घर में ब्याही थी। गांव से करीब 5-6 कोस की दूरी पर एक गांव में वे रहती हैं। पूजा पर्व आदि उत्सवों में कभी कभी गंगामणि को लिवा ले जाया करती हैं। शिबू अपनी स्त्री को बहुत ज्यादा चाहता था। उसने मुंह से कह तो दिया कि जहां खुशी हो जाने दो, मरने दो, पर भीतर ही भीतर वो पछता रहा था और बेचैन हो उठता था। फिर गुस्से में 5-6 दिन बीत गए। इधर कामकाज और गाय बैलों के मारे गिरस्ती का काम बिल्कुल रुक सा गया था। अंत में ये हालत हो गई कि एक दिन भी कटना मुश्किल हो गया। 7वें दिन वो खुद तो नहीं गया, पर अपने पौरुष को गंगा में बहाकर उसने बुआ के घर बैलगाड़ी भेज दी। दूसरे दिन सूनी गाड़ी आकर दरवाजे से लगी। खबर मिली कि वहां कोई नहीं है। शिबू सिर थाम कर बैठ गया। तमाम दिन खाना पीना नहाना कुछ भी नहीं, मुर्दे की तरह एक तख्त पर पड़ा रहा। इतने में पंचू ने अत्यंत उत्तेजित भाव से घर में घुसकर कहा, सामंत साहब, पता लग गया। शिबू भड़बड़ाकर उठ बैठा। पूछा, कहां? किसने खबर दी? बीमार तो नहीं हुई? गाड़ी लेकर चलो ना, दोनों जने अभी चले चले। पंचू ने कहा, जीजी की बात नहीं कर रहा हूं, गया का पता लग गया। शिबू फिर पड़ा रहा। कोई बात उसने नहीं की। तब पंचू बहुत तरह से समझाने लगा, इस मौके को किसी भी तरह हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जीजी तो एक न एक दिन आ ही जाएंगी, मगर तब फिर इस बदमाश को पाना मुश्किल हो जाएगा। शिबू ने उदास कंठ से कहा, अभी रहने दो पंचू, पहले वो लौट आए उसके बाद। पंचू ने बाधा देते हुए कहा, उसके बाद फिर क्या होगा सामंत जी? बल्कि जीजी के आने से पहले ही काम खत्म कर डालना चाहिए। उनके आ जाने पर फिर शायद होगा ही नहीं। शिबू राजी हो गया, परंतु अपने सूने घर की ओर देखकर दूसरे से बदला चुकाने का जोर उसे किसी भी तरह मिल ही नहीं रहा था। अब पंचू ही जोर लगाकर उससे काम ले रहा था। दूसरे दिन रात रहते ही वे अदालत के पियादे वगैरह लेकर निकल पड़े। रास्ते में पंचू ने सुनाया, बड़ी मुश्किल से खबर मिली है कि शंभू ने उसे नाम बदलकर पांचला के सरकारी पुल के काम में भर्ती कर दिया है, वहां गिरफ्तार किया जाएगा। शिबू बराबर चुप ही बना रहा था, अब भी चुप रहा। जब वे उस गांव में घुसे तब दोपहर हो चुकी थी। गांव के एक तरफ बड़ा भारी मैदान था। उसमें बहुत से आदमी, लकड़ी, लोहा और कल कारखाने का सामान भरा पड़ा था। चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां सी बनी हुई थी, जिनमें मजदूर वगैरह रहते थे। बहुत पूछताछ करने के बाद एक आदमी ने कहा, जो लड़का साहब के बंगले में लिखा पढ़ी का काम करता है वही तो, उसका घर वो रहा। कहकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी दिखा दी। वे दबे पांव चुपचाप बड़ी मुश्किल से उस झोपड़ी के सामने पहुंचे। भीतर गयाराम की आवाज सुनाई दी। पंचू मारे खुशी के फूलकर पियादे और शिबू के साथ वीर दर्प से अकस्मात झोपड़ी का दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। पर ज्यों ही उसकी निगाह भीतर गई, त्यों ही उसका चेहरा विस्मय, क्षोभ और निराशा से काला पड़ गया। उसकी जीजी भात परोसकर एक हाथ से पंखा कर रही हैं और गयाराम बैठा खा रहा है। शिबू को देखते ही गंगामणि ने सिर का पल्ला खींचकर सिर्फ इतना ही कहा, तुम लोग जरा नदी में नहाओ, मैं तब तक फिर से चावल चढ़ाए देती हूं। अभी आप सुन रहे थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी मुकद्दमे का नतीजा।
आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।